सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि साथियों हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, विश्व में या भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, जिसके अंदर हमने चर्चा की थी जलवायु के बारे में, तापमान, वर्षा के बारे में, मिट्टी के बारे में, धरातल से संबंधित, जल से संबंधित, वर्षा से संबंधित, यानी ये वो भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी के धरातल पर कहीं जनसंख्या कम और कहीं जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। आज उसी जनसंख्या के वितरण को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। इसके अलावा हम पढ़ेंगे, इनको हम मनोवैज्ञानिक कारकों में भी शामिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक संगठन, जो कि सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारकों में प्रथम टॉपिक है। सामाजिक संगठन किसे कहते हैं? इसमें हम सामाजिक संगठन में कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, या इसको हम व्यक्तियों के समूह की श्रेणी में रख सकते हैं, जिनमें जो समूह होता है, समूह में जो सदस्य होते हैं, सदस्यों के बीच में कार्यों का बंटवारा होता है। संगठन के कुछ निश्चित नियम होते हैं, यानी जो सामाजिक संगठन में जो सदस्य होते हैं उनके कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति क्या करता है, जिनके आधार पर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है, व्यक्ति पर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों में वह है सामाजिक संगठन। यानी प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति समाज में मिलजुल करके रहना चाहता है, यानी जनसंख्या के वितरण में सामाजिक संगठन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है रीति रिवाज। रीति रिवाज के बारे में आप जानते भी हो, आज हमारे भारतीय संस्कृति में सब लोग अलग अलग जो धर्म के हिसाब से, या आज सबसे ज्यादा अगर अपन देखें रीति रिवाजों में, तो हमारी हिंदू संस्कृति में सबसे ज्यादा हमारे को ये रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। और अगर रीति रिवाज की तुलना करें तो रीति रिवाज जो है वो एक मतलब कि प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही एक परंपरा है। यानी हम जो त्योहार मनाते हैं वो, या हम संस्कार जो परंपरा में जो हम संस्कार को अपनाते हैं, वही रीति रिवाज कहलाते हैं। यानी हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनको मनाते हुए आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में होली है, दीपावली है, या शादी समारोह के समय या उत्सव के समय हमारी संस्कृति में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज अपनाए जाते हैं, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए हम हमारे विवाह के समय या जो मृत्यु हो जाती है उसके समय आपको पता है कि मृत्यु भोज करवाया जाता है, या शादी के समय प्रीति भोज का जो कार्य किया जाता है उसको हम एक रीति रिवाज के तौर पे, या हम उसको अन्य किसी परंपरा के तौर पर हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि हमारी वो पूर्वजों के द्वारा अपनाया गया है, उसी के अनुसार हमें उनको अपनाना होता है। अब जैसे कि इसमें अपन पढ़ते हैं इसके अंदर कि ये जो परंपराएं और रीति रिवाज है ना, इन त्योहारों को मनाने से क्या होता है कि हमारे जो संबंध है वो बहुत मजबूत होते हैं। और उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षा, यानी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षा का क्या महत्व है। देखो, जो शिक्षा शब्द है ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा में जो शिक्ष धातु है उसमें अ प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसको अपन कह सकते हैं सीखना या सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा, जिन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, जहां बेहतर शिक्षा होगी, उन क्षेत्रों में आपको पता है कि जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। जैसे हम भारत की बात करते हैं, भारत में आपको पता है कि आज हमारे कई अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट हैं जो बड़े बड़े शिक्षा के केंद्रों में पढ़ने के लिए जाते हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें, जैसे राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो कोटा की है, तो कोटा में आपको पता है कि टेक्निकल दृष्टि से कोटा आगे है। या हम जो कोचिंग सेंटरों में अगर अपन जो सरकारी नौकरियों के लिए या एजुकेशन के हब की दृष्टि से बात करें तो सीकर है, चूरू है, ये झुंझुनू है ना, नागौर है या जयपुर है, ऐसे कई बड़े बड़े, जोधपुर है, ऐसे कई बड़े बड़े संस्थान है जहां आपको पता है कि शिक्षा की दृष्टि से लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गाँव को या अपने क्षेत्रों को छोड़ करके बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन क्षेत्रों को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जहां जिसके चलते वहां जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, ये जो बड़े बड़े जो महानगरीय केंद्र है, यहाँ जनसंख्या का जमाव इसीलिए ज्यादा पाया जाता है क्योंकि वहाँ बेहतर सुविधा है, शिक्षा का स्तर अच्छा है। और उसी प्रकार हम बात करते हैं चिकित्सा की। देखो, जैसे हमने शिक्षा की बात की ना, वैसे चिकित्सा है, यानी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यानी लोग गाँव से नगरों की ओर या शहरों या महानगरों की ओर प्रवास क्यों कर जाते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना जीवन सुखदायक बनाना चाहूँ या आरामदायक बनाना चाहूँ, और वह व्यक्ति अच्छी सुविधाएं या अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वो ऐसे क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाता है जहां उसको अच्छी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती है। इसलिए वो लोग अपने क्षेत्र को छोड़ करके उन क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं।
और उसके बाद में देखो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक आ जाएगा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक में जातिवाद। जातिवाद भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में जातिवाद की प्रथा ज्यादा देखने को मिलती है वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। उसी प्रकार देखो धार्मिक संरचना, धार्मिक संरचना में आज हमारी भारतीय संस्कृति में कई प्रकार के धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है, कई प्रकार के धर्म है। सभी धर्मों में आपको पता है विविधता में एकता देखने को मिलती है। तो हर व्यक्ति अपने धर्म को प्राथमिकता देता है और जिन क्षेत्रों में उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे धर्म के व्यक्ति ज्यादा निवास करते हैं तो वो लोग अपने धर्म को बढ़ावा देते हुए उन क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं। उसी प्रकार अगर अपन देखें तो इसमें अगला टॉपिक है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में देखो जैसे अपन ने पढ़ा था सामाजिक संगठन, वैसे ही सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना की अगर अपन बात करें, जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा, विज्ञान में पढ़ा होगा कि जिस प्रकार मानव का जो शरीर है वो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार आपको पता है कि जो समाज है, समाज भी अनेक संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें कि सामाजिक संरचना जो शब्द है वो उसका जो गठन है वो हमारे समाज शास्त्र के अंदर एक है जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर, उनके द्वारा इसका उल्लेख किया गया है, हर्बर्ट स्पेंसर। और सामाजिक संरचना में भी आपको पता है कि मनुष्य या व्यक्ति एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। और उसके अलावा यदि हम सामाजिक जो संरचना है उसके अलावा अगर अन्य कारकों की अगर अपन बात करें तो इसमें और भी अपन पढ़ेंगे। देखिए अगला जो कारक है वो है राजनीतिक कारक, है ना। राजनीतिक कारक है तो राजनीतिक कारक में मतलब कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में राजनीतिक कारकों का क्या महत्व है। राजनीतिक कारक में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजनीतिक अशांति। जिन क्षेत्रों में आपको पता है कि मतलब कि जो लोग जहाँ निवास करते हैं वहां उन्हें अशांति देखने को मिलती है, आतंकवाद की वहां भूमिका देखने को मिलती है, या युद्ध या आक्रमण की स्थिति देखने को मिलती है, या वहां असंतोष देखने को मिलता है, या व्यक्ति जहां अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है उन क्षेत्रों से लोग प्रवास कर जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर हम ले सकते हैं या असम ले सकते हैं, जहां अलगाववाद या आपको पता है कि आए दिन वहां हमले होते रहते हैं, आतंकवादी हमले होते रहते हैं, जिसके चलते व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, जिसके चलते वो लोग जनसंख्या उन स्थानों को, असुरक्षित स्थानों को या असंतोषजनक वाले स्थानों को छोड़ करके सुरक्षित स्थान की ओर प्रवास कर जाती है। तो ये राजनीतिक कारकों में हमने ये पढ़ा। और उसी प्रकार आपको पता है कि राजनीतिक कारक से हम ये भी ले सकते हैं कि राजनीतिक जो कारक है वो जनसंख्या के ऊपर कुछ निश्चित कानून बना करके, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बना करके जनसंख्या को नियंत्रित कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकती है। और उसी प्रकार देखो उसके अलावा अगर आगे अपन पढ़ते हैं आर्थिक कारक के अंदर, आर्थिक कारक में हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का योगदान है। क्या योगदान है? आर्थिक कारकों में सबसे पहला टॉपिक आता है औद्योगिकरण। जिन स्थानों पर उद्योगों का विकास अधिक होता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। जहां आपको पता है उद्योग धंधे उन्हीं स्थानों पर अधिक विकसित होते हैं जहां उनको पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था इसके बारे में, कच्चा माल है, परिवहन के साधन है, संचार के साधन है, कच्चा है ना, उसी प्रकार शक्ति के साधन है, सस्ते श्रमिक है, बाजार है, पूंजी है। ये वो जहां ये संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं वहां उद्योगों का विकास हो जाता है, वहां औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल जाता है। इसी कारण आपको पता है कि औद्योगिकरण में कहीं ना कहीं कम से कम आप देखो अधिकांश क्षेत्र में अगर अपन देखें, आज भारत की तुलना करें चाहे विश्व की तुलना कर लें, विश्व में अगर बात करें तो शीख राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग है, या चीन का भाग करें तो चीन में भी आप देख लो कि पूर्वी जो भाग है उसके अंदर है, या हमारे भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र है, या हमारे उत्तर प्रदेश है, या बिहार पश्चिम बंगाल है, या आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है ना, पंजाब है, हरियाणा, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, जिसके चलते यहाँ जनसंख्या का जमाव भी अधिक देखने को मिला है। तो औद्योगिकरण जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। आज विश्व के बड़े बड़े महानगर है जहां उद्योगों का विकास हुआ है, वहां जनसंख्या बहुत अधिक संघन पाई जाती है। उसी प्रकार हमने ये भी पढ़ा था कि देखो अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि विश्व की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में निवास करती है। ये इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ एक तो देखो यहाँ की जलवायु क्या है, मानव निवास के अनुकूल है। दूसरा यहाँ उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है ना, पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। यहाँ की जो जलवायु है मानव जीवन के अनुकूल है। और 85% जो जनसंख्या है वो भी पहले पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। और अगर हम इसकी बात करें कि कितने, लगभग आप देख लो कि 75% जो जनसंख्या है विश्व की, 75% जो जनसंख्या है विश्व की वो महाद्वीपों के किनारों पर निवास करती है। महाद्वीप के जो किनारे वाले भाग है उन क्षेत्रों में 75% जनसंख्या निवास करती है। और उसके अलावा हम दूसरी बात करते हैं औद्योगिकरण के बाद में नगरीकरण की।
नगरीकरण किस तरह से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, ये भी मैंने पढ़ा था कि लोग गांवों से नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति अपनी बेहतर सुविधा के लिए या रोजगार के साधन की दृष्टि से अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वो गांवों से नगरों की ओर प्रवास कर रहा है। यानी नगरीकरण भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसी कारण आपको पता है कि नगरों में जनसंख्या का जमाव बहुत अधिक पाया गया है। आज अपने जो भारत भूगोल में या विश्व की भूगोल में अपन बात करें तो कक्षा 12 के भूगोल में दे रखा है कि मुंबई में एक बहुत बड़ी बस्ती है जिसका नाम है मुंबई की धारावी गंदी बस्ती। एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। वहां जनसंख्या का जमाव अधिक क्यों पाया गया? वहां देखो सूती वस्त्र उद्योग वहां विकसित हुआ है ना, भारत की हॉलीवुड नगरी है। उसी प्रकार आपको पता है कि सबसे पहले वहां जो 1853-54 के अंदर आपको पता है कि वहां कई प्रकार के उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला, है ना। तो जो मुंबई से ठाणे के बीच में पहले ट्रेन चली थी। उसी प्रकार आपको पता है कि जो 1853 में जो चली थी, है ना, मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन, 1854 में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला। तो उद्योगों का विकास जहां अधिक विकसित होगा वहां रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन सभी को बढ़ावा मिलेगा। मुंबई एक स्वयं एक बताया कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जिसके चलते वो रेल परिवहन से जुड़ा हुआ है। और उसी प्रकार आपको पता है कि वहां जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय पतन है, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय अड्डा है। तो ये जनसंख्या के जमाव की दृष्टि से अधिक विकसित हुए। उसी प्रकार नगरीकरण के अलावा अगर अपन बात करें परिवहन की, तो परिवहन के साधन भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है वहां परिवहन के साधनों का जमाव कम होता है। जैसे जहां संसाधनों की कमी होती है, जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान में थारका मरुस्थल है, या पूर्वी हिमालय के क्षेत्र है, या उत्तरी हिमालय के क्षेत्र है, या अपन विश्व की बात करें तो सारा रेगिस्तान है, या ऐसे कई या पर्वतीय क्षेत्र है जहां संसाधनों का अभाव होता है जिसके चलते वहां जनसंख्या कम निवास करती है। परिवहन के साधन भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसी कारण यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। और उसके अलावा अगर अपन और भी बातें करें तो भौगोलिक कारकों के अलावा हमने भौगोलिक कारक पढ़ लिए, सामाजिक कारक पढ़ लिए, मनोवैज्ञानिक कारक पढ़ लिए, आर्थिक कारक पढ़ लिए। इसी तरह से हम अगले जो टॉपिक में, यानी हमारे सिलेबस के अनुसार कक्षा 12 में ये इतना ही दिया गया है। इसके अलावा हम अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।